नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस धमाकेदार सेशन में। धमाकेदार सेशन क्यों? क्योंकि आज आपका दोस्त लेके आया है 4 मेजर फाइनेंशियल रेगुलेटर का जून 2026 का प्रेस रिलीजेस, जिसमें शामिल है आपका IRDAI, नाबार्ड, PFRDA और सेबी। सबसे पहले हम लोग IRDAI पे बात करेंगे। IRDA होता है हमारा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि एस्टेब्लिश हुआ था आपका 1999 में और ऑपरेशनल में आया था 2000 में, जिसका हेड क्वार्टर है आपका हैदराबाद, तेलंगाना में। और ये IRDA एक्ट के थ्रू काम करता है और ये मेनली इस इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है। तो अब हम लोग कुछ टर्म्स के बारे में बात करते हैं, जो कि सबसे पहले आपका टर्म है एक कॉर्पोरेट एजेंट। कॉर्पोरेट एजेंट कौन से हैं? तो जिनको कि IRDA लाइसेंस्ड इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरी के रूप में इनको लाइसेंस देती है कि ठीक है आप काम करो। और MISP क्या है? तो MISP आपका है मोटर इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर अंडर IRDA फ्रेमवर्क। तो ये दोनों का चर्चा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी IRDA के द्वारा 1 करोड़ का पेनल्टी, ध्यान रखिएगा अमाउंट, 1 करोड़ का पेनल्टी इम्पोज हुआ है। किसको पे हुआ है? तो निसान डेलॉन्ट फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पे, जो कि आपका सेक्शन 102 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 के द्वारा इस पे पेनल्टी इम्पोज हुई है, क्योंकि इन्होंने MISP के गाइडलाइन को वायलेट किया है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा IRDA से रिलेटेड कि अब इम्प्लीमेंट हो गया है कि 1 अप्रैल 2026 से मैंडेटरी हो गया है कि सभी इंश्योरर्स को, आपका कोई भी इंश्योरेंस हो, चाहे आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो, मोटर इंश्योरेंस हो, कोई भी इंश्योरेंस हो, उनका आपको अब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के थ्रू फॉलो होगा। और ये सपोर्ट किसके द्वारा हो रहा है? तो जॉइंट एक्सपर्ट ग्रुप किनका? तो ICAI, जो कि जिसका एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद लोग CA बनते हैं, IAAI और NFRA के द्वारा इस पे काम किया जाएगा, सपोर्ट रहेगा। अब उसके बाद अगला जो न्यूज़ है दोस्त, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए है, जिसमें कि ये अमाउंट आपको ध्यान में रखना है, जो कि 800 करोड़ रुपया का इशू किया है कंसल्टेशन पेपर। किसके लिए? तो PEPF। दोस्त ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि PEPF का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। तो PEPF आपका है पॉलिसी होल्डर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, जिसको एनेबल किया गया है सेक्शन 60A के द्वारा। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कौन से सेक्शन के द्वारा इनेबल हुआ है? तो 16A के द्वारा इनेबल हुआ है। और ये किस चीज़ में इंट्रोड्यूस किया गया दोस्त? तो सबका बीमा सबकी रक्षा, ये अमेंडमेंट ऑफ इंश्योरेंस लॉ एक्ट 2025 में। तो ये ध्यान में रखना है कि सबका बीमा सबकी रक्षा में ये चीज़ को मेंशन किया गया है, इनेबल किया गया है। अब बात अगर हम लोग कर लेते हैं अब नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन का बात, तो वो है आपका नाबार्ड का। नाबार्ड है हमारा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि आपका एस्टेब्लिश हुआ था 12 जुलाई 1982 में, जिसका हेड क्वार्टर आपका मुंबई है। और गवर्निंग एक्ट है आपका नाबार्ड एक्ट 1981, जो कि आपका एपेक्स डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। किसके लिए? तो मेनली ये रूरल डेवलपमेंट के लिए। तो दोस्त इसमें क्या है कि इंश्योर पोर्टल और इंश्योर 2.0 से रिलेटेड बात है कि इंश्योर पोर्टल जो था पहले मेनली सब्सिडी क्लेम्स को और DBT जो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर है उससे रिलेटेड था। अब इंश्योर 2.2 में क्या है कि अब मैंडेटरी हो गया है कोई भी आपका ये RRBs, STCBs जो कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, रिजर्व रूरल बैंक या डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की उनको हाफ ईयरली में हर 6 महीने पे उनको रिपोर्ट देना है। और ये जो पोर्टल है इस पे 2 काम का है। एक पहला है सुपरविजन के लिए आपका इंश्योर पोर्टल है, जिसपे कि वो सुपरवाइज करेगी। और सेकंड, अगर आपको कोई ग्रीवेंसेस है तो उसके लिए आपका ग्रीवेंस पोर्टल पे है, जो कि आपका इंक्वायर्ड मॉड्यूल पे काम कर रहा है। इंक्वायर्ड का फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्त, इंश्योर्ड क्वेरीज एंड इश्यूज रिजोल्यूशन, कि जो भी क्वेरीज है उस पर है, जिसमें कि कोई भी इनके जो भी रिपोर्टिंग जिनको ये रिपोर्ट करेंगे, जैसे कि RRBs नाबार्ड को रिपोर्ट करेंगे या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक या फिर आपका डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, तो उस केस में ये असाइन कर सकते हैं मेकर और चेकर के रोल्स को। नेक्स्ट है आपका दोस्त CIF और UCIC। नेक्स्ट है आपका दोस्त CIF और UCIC। CIF और UCIC में क्या है कि CIF का फुल फॉर्म है आपका कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल, और आपका UCIC का फुल फॉर्म है यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड, जो कि CMA आपका फुल फॉर्म है आपका क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट, जिसको कि ये कस्टमर को अब जो भी नया रिवाइज रिटर्न है उसके लिए उनका डेटा को इसमें
डालना है, और उसका जो भी ब्रीच अगर और जो भी कैलकुलेशन है वो सारा चीज़ इंट्रोड्यूस हो जाएगा इस चीज़ में। अब हम लोग बात करते हैं जो तीसरी ऑर्गेनाइजेशन है वो है आपका पीएफआरडीए। पीएफआरडीए का दोस्त फुल फॉर्म है आपका पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि पेंशन सेक्टर पे मेनली काम करती है। तो दोस्त ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? तो ये आपका 23 अगस्त 2003 को एस्टेब्लिश हुआ था एज अ इंटरिम रेगुलेटरी बॉडी। इसका हेड क्वार्टर आपका नई दिल्ली में है, और आपका जो गवर्निंग एक्ट है ये पीएफआरडीए एक्ट 2013 पे काम करती है, जो कि रेगुलेटर जिसको कह सकते हैं इंडियाज पेंशन सिस्टम का जो है वो रेगुलेटर के रूप में काम करता है। दोस्त इसमें जो आपका है पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस ऑडिट फ्रेमवर्क है, तो ये उससे डाटा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये फुल फॉर्म, या ये जो नाम है ना कि ये एनपीएस, लोग अगर आप मैक्सिमम लोग इसको जानते हैं कि न्यू पेंशन सिस्टम, लेकिन ये न्यू पेंशन सिस्टम नहीं है, नेशनल पेंशन सिस्टम है। तो इसी कारण ये चीज़ मैं आपको लेके आया हूँ। एनपीएस में है कि ये क्या है कि ये स्ट्रेटन करना है इसका सुपरविजन और ऑनबोर्डिंग को, ये जो ऑडिट फ्रेमवर्क आया ओवरव्यू में उसका है। एनपीएस वत्सल्य क्या है? तो ये माइनर बच्चों के, माइनर्स के लिए जिनका कि एज 18 साल से कम होता है वो माइनर्स होते हैं, तो उनको भी ऑडिट फ्रेमवर्क में इंक्लूड करने के लिए। थर्ड है आपका अटल पेंशन योजना, जो कि ये ऑडिट गाइडलाइंस है जो कि पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस में है। और नेक्स्ट है आपका एनपीएस लाइट। एनपीएस लाइट दोस्त उसके लिए है जिसके जो कि वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, तो वो भी अगर चाहें तो आपका एनपीएस लाइट के थ्रू ये अपना ये पेंशन मॉडल है जो कि वीकर सेक्शन के लिए लाया गया है, और एनपीएस लाइट के थ्रू वो भी चाहें तो अपना कंट्रीब्यूशन करके पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पीएफआरडीए पेंशन सहायक, जो कि आपका ये एआई ग्रीवेंस पोर्टल है जो कि लॉन्च हुआ है 22 जून 2026 को। तो दोस्त ये जो नाम है ना, इसको आप एकदम ध्यान में रखना, हो सकता है कि आपका जो अगला पेपर है ना उसमें ये सवाल आ जाए, इसको ध्यान में रखना। ये क्या है? तो एक आपका रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है, और जो कि इनोवेशन इन पेंशंस पे के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और आपका एक स्टार एनपीएस है जो कि आपका बीएससी टेक्नोलॉजीज ऑन बोर्डिंग प्लेटफॉर्म पे ये इंट्रोड्यूस होता है। दोस्त ये चीज़ ध्यान रखना, जब पीएफआरडीए का आपका नोटिफिकेशन आएगा ना, तो और उसके एग्ज़ाम में आपको यही न्यूज़ काम देगी, और ये डायरेक्ट हिट करेगा पेपर। क्योंकि लास्ट टाइम मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने बस उसका प्रेस रिलीज़ पढ़ के गया था और मैं मेंस के एग्ज़ाम में बैठा था, लेकिन कुछ कारण या कुछ नंबर के वजह से मैं इंटरव्यू राउंड तक क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो इसका मेरे को मालूम है कि इससे एक क्वेश्चन आएगा, तो पीएफआरडीए वालों तो ध्यान से रट जाना इस चीज़ को। अब नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट एंटिटी क्राइटेरिया, जो पीएफआरडीए का प्रेस रिलीज में आया था वो बेसिकली किसके लिए था? तो सीपीएसई है आपका सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। सीपीएसई है आपका सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। और उसके बाद आपका ये एआईएस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनपीएस रूल्स है, जो कि एआईएस होता है ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए, जो आपके आईएएस आईपीएस जो भी सेंट्रल लेवल के अधिकारी हैं, मेनली जो आपका यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई करते हैं उनके लिए। अब उसके बाद कुछ पेंशन बुलेटिन है जो कि ये मार्च 2026 एडिशन पे आया था, जिस पे आपका ये 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी यील्ड पे आपका जो परसेंटेज है वो 6.98 है। इस परसेंटेज को भी ध्यान देना पीएफआरडीए वालों, ये परसेंटेज को भी ध्यान देना। सेकंड है आपका कॉर्पोरेट डेब्ट जो है क्लाइम किया आपका 14 बेसिस पॉइंट पे क्लाइम हुआ है, और वो 7.55% पे गया है, और अगर हम 5 ईयर का बात करें तो 7.10 पे गया है। अब ये विकसित भारत वाला जो है ये आपका 25 जून 2026 का प्रेस रिलीज पे था, जिसमें कि पेंशन फंड्स का जो भी क्रिटिकल रोल और रिसेंट जो की नोट्स था उस पर वो चीज़ बताया गया था, यह आपका प्रेस रिलीज में आया था। अब नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है दोस्त वो है आपका सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये आपका इस्टेब्लिश्ड हुआ था 12 अप्रैल 1988 में, और ये स्टैट्यूटरी बॉडी बना था 30 अप्रैल 1992 में। इसका हेड क्वार्टर आपका मुंबई है, और ये भी अपना सेबी एक्ट 1992 से ये काम करता है, जो कि आपका गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी सिक्योरिटीज और मार्केट रेगुलेटर के रूप में काम करता है दोस्त। अब कुछ हम लोग टर्म है जो मार्केट रेगुलेशन के लिए कुछ टर्म का चर्चा है, जिसमें कि आपका डिवेंचर ट्रस्टी के बारे में है, जो कि एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप है जो कि रिव्यू करते हैं फ्रेमवर्क को। उसके बाद कुछ है आपका कॉमन एडवर्टीजमेंट कोड जो कि रेगुलेटेड इंटिटीज़ है उनके लिए प्रपोज किया जाता है। थर्ड है आपका मास्टर सर्कुलर, जिस पे कि रिव्यू किया जाता है, और जो भी आपका स्टॉक एक्सचेंजेस है और क्लियरिंग कॉरपोरेशन है उस पर ये चीज़ पे ध्यान दिया जाता है।
और ये भी चीज़ ध्यान में रखा जाता है कि जो भी अनलिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है उसको न्यू ट्रांजैक्शन फ्रेमवर्क में इंट्रोड्यूस करना है और रिकॉग्नाइज प्लेटफॉर्म पे भी उनको लिस्ट करना है, मेंशन करना है, अनलिस्टेड से लिस्टेड में डालना है। अब ये कुछ जो भी फिनटेक जो इस जून मंथ में जो आपका था, जो मिकी मेनली आपका 2 प्रेस रिलीज़ पे था जो आपका फिनटेक में था, ये आपका है 5 जून 2026 का प्रेस रिलीज़ में, जिसमें कि निवेशक शिविर के बारे में चर्चा की गई थी। निवेशक शिविर क्या है, तो इन्वेस्टर उसमें रिक्लेम कर सकते हैं, उनका अनक्लेम्ड जो भी डिबेंचर शेयर्स था उसको वो लोग रिक्लेम कर सकते हैं और अपना ये KYC अपडेट कर सकते हैं, नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। और 19 जून वाले में था कि जो आपका सेबी का जो बोर्ड मीटिंग था ना, उसमें कुछ डिसीजन लिए गए थे, तो उस पर वो आपका मेंशन किया हुआ था, जिसमें आपका है कि ओपन मार्केट बाईबैक पे डिसीजन लिया गया था। म्यूचुअल फंड इंट्राडे बोरोइंग को हल्का ईजी वे में, स्मूथ वे में प्रोसेस करने पर चर्चा की गई थी। और सिंप्लीफाइड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज टू लीगल हायर्स, मतलब कि सपोज कि अगर मिस्टर एक्स है जिन्होंने अपना ये परचेज़ किया और उसके बाद किसी कारणवश वो नहीं रहे, तो उस केस में जो उनके जो लीगल हायर है, जो उनके चाहे वो कोई भी हो सकते हैं, उनके बच्चे हो सकते हैं, उनकी वाइफ हो सकती है, उनके गार्जियन हो सकते हैं, तो उस केस में ये जो आपका 10,000 तक का जो फिजिकल अमाउंट है, फिजिकल अमाउंट 10,000 तक का, और आपका 30,000 तक का डीमैट होल्डिंग है। डीमैट अकाउंट वो होता है जिसके द्वारा हम लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो उस पर हम लोग उसको ध्यान में रख के काम करते हैं। तो उसमें ये चीज़ को ईजी में है और सिंपलीफाई प्रोसेस किया गया है। ये अमाउंट आपसे पूछा जा सकता है कि फिजिकल फॉर्म में 10,000 तक है और 30,000 आपका डीमैट होल्डिंग पे है, तो ये दोनों चीज़ को आपको ध्यान में रखना है मेरे दोस्त। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने इस भाई पे विश्वास जताया, आपने एक अच्छे से पेशेंटली वे में पूरा सेशन अटेंड किया। सब इसके लिए आप लोग अपने लिए एक जोरदार ताली ज़रूर बजाइए, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे लिसनर हैं, पेशेंट लिसनर हैं, और ऐसे ही इस दोस्त आप भाई पे प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।